नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। जिस भारत की आबादी 1 अरब 45 करोड़ से ज़्यादा हो, जहां का हर नागरिक दुनिया के सबसे मुखर लोकतंत्र और बुलंद गणतंत्र पर गर्व महसूस करता हो, जहां करीब 20,000 से अधिक जुबान बोली जाती हो, जहां 4,000 से अधिक जातियां और उनमें अनगिनत उपजातियां हैं, भले ही अभी बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 3 महीने का समय हो, लेकिन वहां के नेता पूरी तरह चुनावी मूड में आ चुके हैं। एक और मंच से विकास की बातें हो रही हैं, बदलाव के सुर निकल रहे हैं। बिहार में अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार पैदा करने की बातें हो रही हैं। नीतीश कुमार जी ने एनडीए के लिए लक्ष्य तय किया है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। विकसित बिहार के निर्माण में इस युवा आयोग की, बिहार युवा आयोग की एक अहम भूमिका होने जा रही है। बिहार में लोगों को घर से निकलने में अब डर लग रहा है। सूबे की बिगड़ती कानून व्यवस्था की बात हो रही है, लेकिन वहां के सियासी अखाड़े में खड़े महारथी जानते हैं कि बिना जातीय समीकरणों को साधे सत्ता हासिल करना आसान नहीं है। इसलिए कोई खुलकर तो कोई महीन अंदाज में जाति के जोड़ तोड़ का दाव आजमा रहा है। कादिर मन का एक सहारा दैव दैव दालसी पुकारा कहा जाता है। तो वो लोग जाति पाति का नाम लेकर के ही नैया पार कराना चाहते हैं, जबकि एनडीए सरकार में रहने वाले चाहे नीतीश कुमार हों या नरेंद्र मोदी जो हों, ये विकास और चमत्कारिक विश्वास करते हैं। विकास पर आवाज करके दिखला रहे हैं। 2 साल पहले आए बिहार के जातिगत सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक पिछड़ा वर्ग 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और अनारक्षित यानी सवर्ण 15.52% है। बिहार की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 17.7% है। बिहार के सभी सियासी दलों ने जाति के आधार पर अपने राजनीतिक जमीन की घेराबंदी कर रखी। इतिहास गवाह रहा है कि टिकटों के बंटवारे में भी राजनीतिक दल हर क्षेत्र के जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे में चुनाव में टिकट हासिल करने से लेकर जीत तक में जाति का जोड़ तोड़ सब पर भारी पड़ता है। कभी बिहार में लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम प्लस यादव यानी MY समीकरण बनाया, तो कभी नीतीश कुमार ने पिछड़ों और पसमानदा को साथ जोड़कर सत्ता हासिल की। भले ही 2025 में सभी राजनीतिक दल अपने वोट बैंक के विस्तार के लिए दूसरे समीकरणों पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन भीतर खाने जातीय समीकरणों को साधने के लिए हर दांव पेच जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में जाति को लेकर हर तरह के सुर तेज होंगे। भारतीय समाज, सियासत और अर्थव्यवस्था तीनों को प्रभावित करने में जाति बहुत बड़ा रोल निभाती रही है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि भारतीय समाज के भीतर जाति कहां से आई, जाति के वजूद में आने की वजह क्या रही, कौन सी जाति शुद्ध और कौन सी अशुद्ध है, जातियों के बीच की दीवारों को किसने ऊंचा किया और किसने ध्वस्त करने की कोशिश की। ऐसे सभी सवालों के जवाब पौराणिक ग्रंथों, इतिहास, दर्शन, विज्ञान और समाज शास्त्र के आईने में समझने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम जाति तेरे कितने रूप में। क्या आपके जहन में कभी ये सवाल आता है कि भारतीय समाज दुनिया के दूसरे देशों की सामाजिक व्यवस्था से बिल्कुल अलग क्यों है? आज की तारीख में भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां 7 प्रमुख धर्म, 22 ऑफिशियल भाषाएं, 200 से ज्यादा मातृभाषाएं और 4,000 से ज्यादा जातियां और उपजातियां हैं। ये भारतीय समाज की हजारों साल से चली आ रही परंपरा है, जिसमें हिंदू समाज खुद को जाति और उपजाति के खांचे में बटा दिखता है। प्राचीन भारतीय समाज 4 वर्णों में बटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भारतीय समाज की वर्णाश्रम व्यवस्था का मुख्य आधार था कर्म, न कि जन्म। लेकिन बाद में जन्म आधारित जाति व्यवस्था
समाज में लगातार मजबूत होती गई। एक जाति के लोग खुद को दूसरों से श्रेष्ठ बताने की होड़ में लग गए। समाज की मुख्य धारा से पिछड़ी जातियों के बीच खुद को श्रेष्ठ समझे जाने वाली जातियों के करीब पहुंचने की कोशिश होने लगी। भारत के जाने माने समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास इस प्रक्रिया को सांस्कृताइजेशन का नाम देते हैं। उनकी दलील है कि सांस्कृताइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निचली जाति या जनजाति का कोई समूह अपने रीति रिवाजों, विचारधारा और लाइफस्टाइल को ऊंची जाति के करीब ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि भारतीय समाज में जाति का जन्म कैसे हुआ। हाड़ मांस का इंसान जब धरती पर आया तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नए नए प्रयोग करने लगा। वैदिक काल में सुर और असुर दो तरह के समाज का जिक्र मिलता है। आर्य जाति नहीं थी, लोगों का समूह था जो कबीलाई संस्कृति से निकलकर सभ्य होने के लिए संघर्ष कर रहा था। वेद जिसकी जिंदगी का आधार था। बाद के दिनों में भारत में ब्राह्मण और श्रमक दो तरह की धाराएं निकली। ब्राह्मण विचारधारा मानती है कि ईश्वर की इच्छा से ही मोक्ष प्राप्त होता है, तो श्रमक मानते हैं कि श्रम यानी कर्म से ही मोक्ष पाया जा सकता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के मुताबिक ईश्वर ने खुद 4 वर्णों को बनाया है। इन वर्णों का जन्म ईश्वर के शरीर से हुआ। मुंह से ब्राह्मण, हाथ से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैर से शूद्र निकले। मैं एक एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट हूं। मैं ये जानता हूं कि इंसान एक विवर्तन की रिजल्ट है। हम इवोल्यूशन के द्वारा आए हैं। और अगर आप क्रिएशनिज्म में भी बिलीव करते हैं कि भगवान इंसान को बनाया, तो भगवान तो डिवाइड किया नहीं है ना। इवोल्यूशन की तरफ से जब हम बने, जब इवॉल्व हुए, तो वहां पे तो कोई डिवीजन थी नहीं। ये तो हम लोगों ने बनाया है। वैज्ञानिकता के आधार पे वो जो पुरुष सूक्त है बिल्कुल खरा नहीं उतरता है, क्योंकि वो कहता है कि मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए, बाजुओं से क्षत्रिय पैदा हुए, पेट से वैश्य पैदा हुए, पांवों से शूद्र पैदा हुए, इनसे कोई पैदा नहीं होता। लेकिन शायद जो है, तो ये जो कोडिफिकेशन है, ये एक तरह का कोडिफिकेशन था कि ये लोग अलग अलग तरीके से काम करेंगे। तो वर्णाश्रम सिस्टम जो है, हम जहां सुनते हैं तो पहली बार उसका पुरुष सूक्त में हमको, मेरी जानकारी के हिसाब से वहां पर हमको मिलता है। धीरे धीरे कर्म के आधार पर बनी सामाजिक व्यवस्था ने एक नया आकार लेना शुरू कर दिया, जिसमें एक ही तरह का काम करने वालों का ग्रुप बनने लगा। बाद में यही ग्रुप अपने हितों की रक्षा के लिए समाज में बदल गया। समाज को उसके काम के नाम पर जाना जाने लगा, जिससे जाति बन गई। धीरे धीरे जातियों ने अपनी परंपराएं विकसित कर ली और अपने आसपास एक घेरा खींच लिया। ऋग्वेद के दौर में समाज में वर्ण व्यवस्था ही चलन में थी, जो जन्म की जगह कर्म और गुण पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था समाज को बेहतर तरीके से संचालित कर रही थी, तो आश्रम व्यवस्था लोगों को आदर्श जीवन की राह दिखा रही थी। लेकिन उसी दौर में जाति व्यवस्था समाज में अपनी जगह बनाने लगी थी। पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि नीची जातियों के लोगों का ऊंची जातियों के करीब आने से मनाही थी। उन्हें गांवों से बाहर रहने पर भी मजबूर किया जाता था। समय के साथ कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होने लगी। मनुस्मृति के दौर तक समाज में जाति व्यवस्था बड़ा आकार ले चुकी थी। ऊंची और नीची जातियों के बीच की खाई बहुत चौड़ी हो चुकी थी। आपस में खान पान, शादी ब्याह जातियों के भीतर सीमित हो गए। शूद्रों यानी शोषितों को समाज से बाहर कर दिया गया। ऊंची जातियों के लोगों ने शोषितों के साथ खान पान और वैवाहिक संबंध रखना पूरी तरह से बंद कर दिया। ऐसा करने वालों को जाति से बाहर भी निकाला जाने लगा। जाति व्यवस्था को मजबूती से बनाए रखने के लिए पवित्र और अपवित्र की धारणाओं को सख्ती से लागू किया जाने लगा। माना जाता है कि वैदिक काल में ही जाति व्यवस्था ने आकार लेना शुरू कर दिया था। महाभारत काल में राजा शांतनु का विवाह निषाद जाति में पैदा सत्यवती से हुआ था, जिनके पुत्र वेद व्यास की गिनती श्रेष्ठ ब्राह्मणों में होती है। रामायण काल में सूर्यवंशी राम निषाद राज केवट को अपना दोस्त बताते हैं, तो भील शबरी के जूठे बेर भी राम खाते हैं। मतलब त्रेता युग से द्वापर युग तक में जाति व्यवस्था तो मौजूद थी, पर दूसरी जातियों के साथ भी रोटी बेटी का रिश्ता बना हुआ था।
इसकी गवाही पौराणिक ग्रंथों में कई ऋषियों के जन्म में भी छिपी है। हिंदू समाज के भीतर जाति व्यवस्था कब और कैसे आई, इसे लेकर कोई एक राय नहीं है। कुछ लोग ऋग्वेद के पुरुष सूक्त को जातियों के जन्म का आधार मानते हैं, तो कुछ कर्म और रंग में जातीय विभाजन के खांचों को फिट करने की कोशिश करते हैं। कुछ पूरी तरह से समाज के आर्थिक व्यवहार के आधार पर जातीय बंटवारे की लकीरों को चमकदार बनाते दिखते हैं। हर्बर्ट होप रिजले की एक किताब है द पीपल ऑफ इंडिया। इस किताब में रिजले ने भारत भूमि पर रहने वाले लोगों को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला द्रविडियन, दूसरा इंडो आर्यन और तीसरा मैंगोलाई। रिजले की दलील है कि भारत में जातीय अंतर और सगोत्र विवाह से जाति व्यवस्था का जन्म हुआ है। जाति व्यवस्था पर्शिया से इंडो आर्यन के आने के बाद विकसित हुई, जहां समाज पुरोहित, योद्धा, कृषक और शिल्पकारों में बटा था। भारत आने के बाद भी उन्होंने इस प्रथा को जारी रखा और समाज में अपनी जातीय सुप्रीमेसी और प्योरिटी बनाए रखने के लिए दूसरे समूहों से विवाहों पर पाबंदी लगा दी। आज की तारीख में कुछ इतिहासकार तो आर्यन थ्योरी को भी चुनौती दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जाति का समाज में जन्म कब और कैसे हुआ। इस पर विवाद तो हो सकता है, लेकिन जाति भारतीय समाज की सबसे बड़ी हकीकत है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। वैदिक काल में 4 वर्णों का तो साफ साफ जिक्र मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन किसी वर्ण से जुड़ने का आधार जन्म की जगह कर्म था। योग्यता के आधार पर कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र बन सकता था। सभी वर्गों के बीच आपस में रोटी बेटी यानी खान पान और वैवाहिक रिश्ता जुड़ा हुआ था। समय के साथ वर्ण की गलत व्याख्या ने जाति का रूप ले लिया। वर्ण के जाति में बदलने की एक बड़ी वजह रहा होगा वंशानुगत कारोबार, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाता था। निकोलस डर्क्स की किताब है, वो ये बताती है कि कैसे अंग्रेजों के आने के पहले आप जातियाँ बदल सकते थे, यानी लेकिन उसको बदलने के लिए आपको शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी, क्षमता अर्जित करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास लैंड खूब हो गया तो लैंड हो जाएगा, आपने लैंड दखल कर लिया या लैंड ऑक्युपाई कर लिया तो आप क्लेम करेंगे कि हम तो हायर कास्ट के हैं, फिर आप हायर कास्ट के दर्जे में चले जाते थे। तो ये सब संभव था। हजारों साल पहले ही जब जातियों ने अपने काम को श्रेष्ठ बताना और दूसरों को छोटा बताना शुरू किया, उसी दौर में काम बदलने की कोशिश भी सामाजिक व्यवस्था में शुरू हुई, जिससे उपजातियों का जन्म हुआ। ये प्रक्रिया लगातार चलती रही और जातियों के भीतर उपजातियां, उपजातियों के भीतर भी उपजातियां बनने लगी। मसलन मोटे तौर पर राजपूतों में 4 उपजातियां हैं: सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, नागवंशी और अग्निवंशी। सूर्यवंशियों में भी 3 उपजातियां हैं: गहलोत, कछावा और राठौड़। गहलोत में 3 उपजातियां हैं: सिसोदिया, राणावत और शक्तावत। इसी तरह राजपूतों की दूसरी उपजातियों से भी कई उपजातियां निकलती हैं। ठीक उस तरह जैसे एक पेड़ से कई शाखाएं और हर शाखा से फिर कई शाखाएं निकलती हैं। उपजातियों के पहचान चटकदार बनाने में जन्म और स्थान यानी क्षेत्र का बड़ा योगदान रहा है। ब्राह्मणों के भीतर भी बहुत विभाजन है। क्षेत्र के हिसाब से ब्राह्मणों के खान पान से पहनावे तक में साफ साफ अंतर दिखता था। ब्राह्मणों के भीतर भी ऊंच नीच का भाव था। खुद को श्रेष्ठ और पवित्र बताने की होड़ लगी रहती थी। लेकिन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मणों और क्षत्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। वैश्य भी सामाजिक व्यवस्था के बीच धुरी की भूमिका में थे, लेकिन शूद्रों की स्थिति समाज में बहुत खराब थी। हिंदुस्तान के हर हिस्से में शोषित थे। ये तबका वो काम करता था जिसे समाज में छोटा समझा जाता था। समाज में इनकी बड़ी भूमिका थी, लेकिन इन्हें वो सम्मान हासिल नहीं था जो दूसरी जातियों को था। इतिहास बताता है कि जाति के आधार पर भेदभाव में थोड़ी कमी मौर्य साम्राज्य के दौर में आई। इसे शोषित जातियां क्रांतिकाल भी कहती हैं। इसी दौर में बौद्ध धर्म के वजूद में आते ही शोषितों में नई उम्मीद दिखी। सदियों से चली आ रही व्यवस्था को तोड़कर एक नई तरह की जिंदगी जीने का शोषित समुदाय के लोगों ने तेजी से बौद्ध धर्म अपनाना शुरू कर दिया और यह सिलसिला आज भी जारी है। एक अनुमान के मुताबिक बौद्ध आबादी का 90% हिस्सा शोषित समुदाय से धर्मांतरण कर गए लोगों का है। अधिकांश जो नवबौद्ध हैं वो
1956 के आसपास जो दलित जातियां थी वो उसमें शामिल हुई। लेकिन अभी ये रुझान आ रहा है कि बौद्ध धर्म में बहुत बड़ी संख्या में जो बैकवर्ड कास्ट हैं, ये तमाम लोग भी धीरे धीरे बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं और बौद्ध धर्म को अपना धर्म मान रहे हैं। जब इस्लाम हिंदुस्तान पहुंचा तो शोषितों ने इस नए धर्म में भी रुचि दिखाई और इस्लाम अपनाने लगे। हिंदुस्तान में जब क्रिश्चियन धर्म पहुंचा तो शोषितों ने इस नए तरह के धर्म में भी अपने लिए संभावनाएं टटोली। लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म हिंदू परंपराओं से बिल्कुल अलग थे। वहीं शोषितों को बौद्ध धर्म में कोई बड़ा अंतर नहीं दिखा। तौर तरीके हिंदू धर्म से बहुत मिलते जुलते थे। ऐसे में शोषितों ने तेजी से बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। भारतीय समाज में जिस ग्रंथ को लेकर सबसे ज्यादा विवाद होता है, जिसे देश की जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार माना जाता है, उसका नाम है मनुस्मृति। इसकी रचना कब हुई, इसे लेकर इतिहासकारों में एकमत नहीं है। एक पक्ष ये भी अनुमान लगाता है कि इस ग्रंथ की रचना करीब 2300 साल पहले हुई होगी। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। मनुस्मृति को लेकर भारतीय सियासत और समाज में लगातार बहस होती रही है और इसके लिए 3 बातें जिम्मेदार हैं। पहली ये कि भारत पर शासन करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस ग्रंथ को हिंदुओं का मूल ग्रंथ मान लिया। दूसरी ये कि कुछ कट्टरपंथी ब्राह्मणों ने मनुस्मृति के आधार पर ही हिंदू समाज को चलाने की वकालत की। और तीसरा ये कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गुस्से में इस ग्रंथ को जलाकर देश और समाज से इसका असर खत्म करने का विचार दिया। अब भारत की जाति व्यवस्था के भीतर दूसरे पक्ष की बात करना भी जरूरी है। हमारे देश में मुस्लिमों की आबादी करीब 20 करोड़ है। वैसे तो इस्लाम में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन भारतीय मुसलमानों में हिंदुओं की तरह ही जाति सिस्टम देखने को मिलता है। ऐसे में ये समझना भी जरूरी है कि आखिर भारतीय मुसलमानों के बीच जाति व्यवस्था कैसे पनपी। इस्लाम में जाति के आधार पर भेदभाव की मनाही है। पैगंबर साहब ने अपने आखिरी खुतबा में सभी मुसलमानों को बराबर माना। भले ही वर्ण व्यवस्था इस्लाम में ना हो, लेकिन भारतीय मुस्लिम समाज में जाति व्यवस्था मौजूद है। भारतीय मुसलमान जातियों में बटे हैं। अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच की व्यवस्था भी भारतीय मुसलमानों के बीच मौजूद है। भारतीय मुस्लिमों में जन्म के आधार पर ही जातियां तय होती हैं। हमारे यहाँ कोई जात बिरादरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब सवाल यह है कि जात बिरादरी हिंदुस्तान में कैसे आई। यहां 99% लोग कन्वर्टेड हैं। कभी हमारे पुरखे मुसलमान हुए होंगे। अब यकीनी तौर पर वो जिस जात से, जिस बिरादरी से कन्वर्ट हुए इस्लाम में, वो बिरादरियां आज भी हैं। तो उन्हीं बिरादरियों के नाम से हिंदुस्तान में मुसलमानों को भी जाना जाता है। तुर्की और ईरान होते हुए भारत में इस्लाम के कदम पड़े तो यहाँ के कुछ लोगों ने इस मजहब को अपनाया। इस्लाम जब हिंदू जाति प्रथा के संपर्क में आया तो इसे और मजबूती मिली। धर्म परिवर्तन के समय लोग अपनी जाति के साथ इस्लाम में आए, यानी मजहब बदलने के बाद भी अपनी जाति नहीं छोड़ी। इसी वजह से भारतीय मुस्लिमों के बीच जातियां दिखती हैं। प्राचीन भारत के वैदिक काल में कर्म आधारित जाति व्यवस्था थी, जो बाद में जन्म आधारित हो गई। ठीक इसी तरह मुस्लिम समुदाय में उपजातियों का नाम भी कर्म आधारित दिखता है। 90% of Indian Muslims are converted Muslims from Hinduism etc. to Islam। वो जाति प्रथा जो हिंदुइज्म में बहुत आम थी, वही मुसलमानों ने, इंडियन मुस्लिम्स ने कैरी फॉरवर्ड की। मुस्लिम शासकों के दौर में तुर्क, मुगल और अफगान भारत में आए। उन्होंने अपने लोगों को शासन व्यवस्था में ऊंचा ओहदा दिया और यहाँ के लोगों को नीचे रखा। ऐसे में माना जाता है कि भारतीय मुस्लिम समुदाय के भीतर ऊंच नीच की शुरुआत सैकड़ों वर्षों पहले हो चुकी थी। ऐसे में भारत के मुस्लिम समाज में 3 कैटेगरी दिखती है। ऊंची जाति के मुसलमानों को अशराफ कहते हैं। इसमें सैयद, शेख, पठान, मुगल, खान, मिर्जा, रिजवी, सिद्दीकी आते हैं।
इसी कैटेगरी में आने वाले मुसलमान खुद को भारत के बाहर की नस्लों जैसे अफगान, अरब, पर्शियन या तुर्क बताते हैं। उसके बाद नंबर आता है अजलाफ का। माना जाता है कि यह भारत की गैर सवर्ण जातियों से कन्वर्ट मुसलमान है। इसमें अंसारी, कुरैशी, मनिहार, मंसूरी, इदरीसी, धुनिया, गुनिया, दरवेश जैसी जातियां आती। तीसरे नंबर पर अरजाल। ये मुस्लिम समुदाय में सबसे निचले पायदान पर खड़ी जातियां हैं। माना जाता है कि ये दलित जातियों से कन्वर्ट मुसलमान हैं। जैसे मैं गुजर बिरादरी से हूं, कोई जाट बिरादरी से भी होता है, जाट भी मुसलमान होता है, कोई तेली है, कोई जुलाहा है, कोई सक्का है, कोई फला है, कोई फला है। ये सब चीजें जो है हिंदुस्तानी सभ्यता और उसके कल्चर का हिस्सा है। इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों तरह से देखें तो अशराफ, अजलाफ और अरजाल तीनों में बहुत अंतर है। मुस्लिम समुदाय के बीच रोटी बेटी का रिश्ता भी ज्यादातर अपनी ही जाति बिरादरी के बीच होता है, लेकिन जनगणना में अब तक मुस्लिम जातीय पहचान की जगह धार्मिक पहचान ही बताते रहे हैं। लेकिन इस बार जनगणना में मुस्लिम अपनी जातीय पहचान बताते दिख सकते हैं। उर्दू के मशहूर शायर हैं अल्लामा इकबाल। उनका एक शेर है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद, ओ अयाज न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इस शेर के जरिए अल्लामा इकबाल बताने की कोशिश करते हैं कि महमूद गजनवी और उनके गुलाम अयाज जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो दोनों एक ही लाइन में होते हैं। नमाज के समय न कोई बादशाह होता है और न ही कोई गुलाम। मतलब इस्लाम धर्म में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। इस मजहब को मानने वाले सभी बराबर हैं। पर भारत में रहने वाले ज़्यादातर मुसलमान कन्वर्टेड हैं। ऐसे में हिंदू धर्म से इस्लाम को अपनाने वाले ज़्यादातर अपनी जातीय पहचान के साथ मुसलमान बने। साल 1947 में भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन जातियों के चक्रव्यूह से आज़ादी नहीं मिली। संविधान सभा में जातियों के प्रतिनिधित्व और निचले तबकों की रक्षा के लिए लंबा वाद विवाद हुआ। संविधान सभा के लिए ये तय कर पाना बेहद मुश्किल था कि आरक्षण हो या न हो। जब संविधान सभा बनी तो उसमें अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति समुदाय और महिलाओं को लेकर समितियां सबसे पहले बनी। हर मुद्दे पर खुलकर बहस हुई। संविधान सभा में तीखी बहस का नतीजा निकला कि अगर अनुसूचित जाति के लोगों के साथ साथ समाज के पिछड़े तबके के लोगों को 10 साल के लिए संविधान में विशेषाधिकार दे दिए जाएं, तो सदियों से ये पिछड़े लोग बाकी समाज के बराबर पहुंच जाएंगे। प्रोफेसर केटी शाह का तर्क था कि नौकरियों में यदि आरक्षण नहीं होगा तो अफसर अपने इच्छानुसार पक्षपात करेंगे। बिहार से चुनकर संविधान सभा पहुंचे चंद्रिका राम ने आरक्षण के प्रस्ताव को लेकर सीधे संविधान सभा के सदस्य सेठ दामोदर स्वरूप पर निशाना साधा। दामोदर स्वरूप ये चाहते हैं कि जनसंख्या के सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। फिर वो इस धारा में पिछड़े वर्गों की भलाई के प्रावधान पर क्यों आपत्ति कर रहे हैं? जब हमारे संविधान बन रहा था, हमारा संविधान, उसमें जो लोग बैठते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन लोगों को हमारे भारत की परख थी, उसकी समझ थी, और उनके जो हमारे जो विभिन्न सामाजिक ग्रुप हैं उनमें जो इनहेरेंट टेंशन्स हैं या उनमें सद्भाव है, उन सब का ज्ञान था। संविधान सभा में तर्क दिया गया कि अनुसूचित जाति के लोगों को अच्छी योग्यता के बाद भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती। उनके साथ जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता है। अंबेडकर समेत दूसरे दलित नेताओं ने चुनाव, नौकरियों और यहां तक कि कैबिनेट में भी आरक्षण की मांग उठा दी। तनातनी यहां तक बढ़ गई कि अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने तक की धमकी दे दी। ऐसे में आरक्षण के कट्टर विरोधी सरदार पटेल को भी पीछे हटना पड़ा। अंबेडकर की दलील थी, जहां तक बात अनुसूचित जाति की है तो दूसरे अल्पसंख्यकों को पहले ही लंबे वक्त से सहूलियतें मिल रही हैं। वो पहले ही लंबे वक्त तक सुविधाएं भोग चुके हैं। मुसलमान 1892 से सुविधा भोग रहे हैं। ईसाइयों को 1920 से सुविधाएं मिली हुई। अनुसूचित जाति को तो सिर्फ 1937 से ही कुछ लाभ दिए जा रहे हैं।
इसलिए उन्हें ज्यादा लंबे वक्त तक सुविधाएं दी जानी चाहिए। लेकिन एक बार में 10 साल तक के लिए रिजर्वेशन का प्रस्ताव पास हो चुका है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। हालांकि इसे बढ़ाने का विकल्प हमेशा रहना चाहिए। संविधान ने सरकारी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण तय किया, जो शुरू में 10 वर्षों के लिए लागू किया गया और बाद में बदस्तूर जारी रहा। अब भी भारत की वोट बैंक राजनीति की धुरी बना हुआ है। अक्सर कहा जाता है कि पटना जो आज सोचता है, पूरा देश बाद में समझ पाता है। बिहार की सियासत जिस फॉर्मूले को आज आजमाती है, देश के दूसरे हिस्से बाद में उस फॉर्मूले पर बढ़ते हैं। इसकी गवाही बिहार के इतिहास के कई पन्ने देते हैं। बिहार की राजनीति में जातियों का प्रभाव आजादी के पहले से जारी है। 1960 के दशक में सोशलिस्ट राम मनोहर लोहिया ने बिहार और यूपी में पिछड़ी जातियों की गोलबंदी शुरू की, जिसका साइड इफेक्ट ये रहा कि आजादी के 20 साल के भीतर ही बिहार में सत्ता सवर्णों के हाथ से निकलकर दलित समुदाय के हाथों में चली गई। साल 1977 में बिहार में कर्पूरी ठाकुर के दौर में पिछड़ों के लिए 26% आरक्षण देने का फैसला किया गया। इससे बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला। मंडल के दौरान यानी 1990 के दशक में सूबे में जातीय आरक्षण की लकीर और मोटी हुई। जातीय गोलबंदी के दम पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने बिहार में सत्ता हासिल की। पिछले 3 दशकों से बिहार की पावर पॉलिटिक्स खासतौर से जातियों की परिक्रमा कर रही। भूरा बाल समाप्त करने का मामला आज 21वीं शताब्दी में हम लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये तो 17वीं शताब्दी की बात है। तो लोग 17वीं शताब्दी की बात करते हैं, उनका दिमाग संकुचित है, इसलिए वैसा वो लोग कर रहे हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने यादव और मुस्लिम वोटर्स को मिलाकर सत्ता समीकरण बनाया, तो नीतीश कुमार ने भी सत्ता में बने रहने के लिए पिछड़े वर्गों को लेकर एक अलग सामाजिक रास्ता बनाया, जिसमें पसमानदा मुस्लिम और महादलित शामिल हो गए। बीजेपी ने भी सूबे की सियासत में ताकत बढ़ाने के लिए जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की। ऐसे में अगले 3 महीने में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एक ओर डेवलपमेंट और कैश योजनाओं की बातें होंगी, तो दूसरी ओर कास्ट समीकरणों के सहारे चुनावी बढ़त के लिए जोड़ तोड़ के भीतर खाने कोशिश होगी। कभी जातीय वर्चस्व के नाम पर, कभी प्रतिद्वंदी दूसरे जातियों के प्रभाव को रोकने के नाम पर, तो कभी आरक्षण के नाम पर। प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग को बिहार के सियासी दल हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय समाज में जाति को राजनीति अपने चश्मे से देखती है और समाज में रहने वाले लोग अपने चश्मे से। भारत के समावेशी समाज में जातियों को 2 तरह से देखना ज्यादा तार्किक रहेगा। पहला, समाज के एक खास वर्ग को जाति और उपजाति के धागे में जोड़ती है, जिसका सबसे बड़ा आधार जन्म और वैवाहिक संबंध है। दूसरा, जातीय खांचों में बटा समाज कभी एकजुट नहीं हो पाता और एक दूसरे के साथ नाक की लड़ाई लड़ता रहता है। इस प्रवृत्ति से जातियों के बीच एकजुटता नहीं हो पाई। ऊंची जातियां पिछड़ी जातियों को अपनी बराबरी में देखना नहीं चाहती थी। उन्हें दबाए रखने में उन्हें ज्यादा खुशी मिलती थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने इन पेचीदा मसलों का आपसी सहमति के जरिए रास्ता निकाला था। उनकी सोच थी कि भले ही संविधान में भारत के हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन समाज खुद छुआछूत और भेदभाव की दीवार को गिराए। ये समाज को एक दूसरे से हमेशा के लिए जोड़ने वाली सोच थी, जिसमें कानून की बंदिशों से ज्यादा इंसानियत के धागे से जोड़ने का मर्म था। लेकिन सियासतदानों ने कभी जाति के नाम पर भेदभाव को खत्म करने की ईमानदार कोशिश नहीं की और आज़ाद भारत में जातियां सियासी बिसात पर गोटियों की तरह इस्तेमाल होने लगी। ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।